हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के सी टेट के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। नंबर एक, कारण परिणाम का विश्लेषण। कारण। नंबर दो, केंद्रीयन। नंबर तीन, विकेंद्रीयन। नंबर चार, पारगमन। दोस्तों, जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर दो, केंद्रीयन। कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। देखिए, देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। नंबर एक, धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर और तार्किक। नंबर दो, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक। नंबर तीन, स्थिर है, तार्किक, धीमी और आत्म केंद्रित। नंबर चार, धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नंबर दो। प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो किसी चीज को देखकर, बच्चा बहुत छोटा होता है तो आत्म केंद्रित होती है उसकी सोच। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था का बच्चा किसी चीज को देखकर तर्क करना सीख जाता है कि यह वस्तु ऐसी है, क्यों है और किस लिए है। वो तर्क करना सीख जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा नंबर दो। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? नंबर एक, बुनाई। नंबर दो, तैरना। नंबर तीन, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। नंबर चार, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो दोस्तों, स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल वो है जिसमें शरीर के बड़े हिस्सों का इस्तेमाल होता है, जैसे हाथ, पैर, शरीर के हिस्सों का, इन हिस्सों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जैसे रेंगना, कूदना, दौड़ना, ये सब स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। आंसर नंबर दो, तैरना। क्योंकि बुनाई में भी हमारे हाथ पैर बड़े हिस्सों का इस्तेमाल दोनों का नहीं होता, सिर्फ हाथ का होता है। एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा में भी नहीं और एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटने में भी नहीं। तो इसका सही आंसर है नंबर दो, तैरना। देखिए, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। नंबर एक, एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। नंबर दो, शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। नंबर तीन, समीपस्थ, शीर्षगामी। और नंबर चार है विभेदीकरण, एकीकरण। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा नंबर दो, शीर्षगामी और समीपस्थ। मतलब भौतिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी है और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। नंबर एक, भाषिक, अंतःवैयक्तिक। नंबर दो, दिक स्थान, अंतःवैयक्तिक। नंबर तीन, अंतःवैयक्तिक दिक स्थान। और नंबर चार, अंतःवैयक्तिक भाषिक।
तो दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने उसमें पूछा कि दर्शन शास्त्री के पास और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा नंबर 3, अंतःवैयक्तिक दिक् स्थान। मतलब हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतःवैयक्तिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? नंबर 1, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। नंबर 2, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। और नंबर 4, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? नंबर 1, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। तो देखिए दोस्तों, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि कभी भी शिक्षक अपने बच्चों को हतोत्साहित नहीं करता, वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और जब भी हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो उसमें आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो हतोत्साहित करना तो निगेटिव हुआ, तो ये तो पहले ही गलत है। नंबर 2, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ये भी गलत होगा, क्योंकि कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हमें कठिन समस्याओं का कैसे समाधान करना है, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी गलत है। नंबर 3, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ये भी गलत होगा, क्योंकि हम बच्चों को खुद सिखाएं कि वे अपनी समस्या का समाधान खोजें, ना ही कि शिक्षक उन्हें उपलब्ध करा दे समस्या का समाधान। चौथा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। नंबर 2, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। देखिए, इसके ऑप्शन क्या हैं? ए और आर दोनों गलत हैं। पहला तो गलत होगा, क्योंकि दोनों गलत है नहीं। नंबर 2, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और नंबर 4 है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नंबर 2, ए और आर दोनों सही है। आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ नंबर 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? नंबर 1, संगठन। नंबर 2, वर्गीकरण। नंबर 3, वैचारिकता। और नंबर 4, गैर प्रासंगिकरण। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, गैर प्रासंगिकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? देखते हैं ऑप्शन। नंबर 1, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों, ये तो गलत होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत विचार करना नहीं है, सीधे आंसर आ जाता है। नंबर 2, क्रिया की परिभाषा, ये भी गलत होगा। नंबर 3, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? नंबर 4, कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल सकती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें है विद्यार्थियों को
अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता। तो इसका नंबर 3 है क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। नंबर 4 कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल सकती है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी सोच विकसित कर सकते हैं कि कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ को बदलना। तो इसका सही आंसर हुआ नंबर 4। दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।